हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। उस ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम HI के साथ उसकी अभिक्रिया पढ़ रहे थे। उस HI के साथ अभिक्रिया जब हुई तो उसी में एक विधि आती है, जीसल विधि। इस जीसल विधि में होता क्या है, मैथोक्सी समूह की मात्रात्मक गणना की जाती है। और इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, तो देखो, किसी कार्बनिक अणु में मैथोक्सी समूह, मैथोक्सी मतलब CH3O समूह, मैथोक्सी समूह को ज्ञात करने की इस विधि में कार्बनिक पदार्थ को एक तुली हुई मात्रा कार्बनिक पदार्थ की एक तुली हुई मात्रा को हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता के साथ गर्म किया जाता है। इससे CH3I की वाष्प बनेगी। इसको AgNO3 विलयन में प्रवाहित किया जाएगा। तो बने हुए AgI के अवक्षेप को छानकर उसको धोकर सुखा लिया जाता है और उसे तौलकर उसके भार के आधार पर गणना करके कार्बनिक अणु में उपस्थित मैथोक्सी समूह का परिकलन कर लिया जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं जीसल विधि। तो देखो कैसे, जैसे मैंने एक रिएक्टेंट लिया एनिसोल, OCH3, इसका नाम होता है एनिसोल। इस एनिसोल की अभिक्रिया मैं किसके साथ कराऊंगा, HI के साथ। जब HI के साथ अभिक्रिया कराओगे अधिक में, तो ये क्या बनेगा, फिनोल प्लस CH3 आयोड, यानी CH3I बन गया। इस CH3I की, यानी देखो क्या बन जाता, CH3 की I की वाष्प बन गई। इसको किसके साथ विलयन में प्रवाहित करेंगे, AgNO3 के साथ। तो जो CH3I बना है इसको रिएक्ट करा दो किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो ये बनाएगा CH3NO3 प्लस AgI का अवक्षेप। क्या बनाएगा, AgI का अवक्षेप। अवक्षेप इस अवक्षेप से हम भार ज्ञात कर लेते हैं। और इस अवक्षेप का और AgI, RI तथा एल्कोक्सी, यानी R की जगह क्या लगा दूं, CH3, मैथोक्सी हो जाएगा ये, के मोल में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है कि जो AgI है इसके मोल इक्वल टू होते हैं किसके, एल्किल आयोडाइड के मोल के, और इक्वल टू होगा एल्कोक्सी समूह के मोल का। ये रिलेशनशिप होता है। तो ये विधि है जीसल विधि, कुछ पेपर में पूछी जाती है। अब इसके बाद, जीसल विधि के बाद अब जो टॉपिक आता है वो आता है कि डाईएथिल ईथर की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। जैसे मैंने डाईएथिल ईथर लिखा है, ये डाईएथिल ईथर का मैंने क्या करा, अपचयन किसके साथ, सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ। तो ये एल्केन बनते हैं, यानी इथेन बन गए और प्लस में क्या बनेगा, एथर। अपचयन का मतलब होता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के इधर वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, चाहे ये H आ जाएगा, इधर H जोड़ दो, तो CH3 C2H5 OH बनेगा। ऐसे ही निर्जल AlCl3 के एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओ, क्या बनेगा, CH3 CH2Cl, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और प्लस क्या बनेगा, CH3 CH2O CO CH3। अगर हम डाईएथिल ईथर का दहन कराते हैं तो CO2 बनेगी और H2 बनेगा। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनेगा। Al2O3 एल्यूमिना होता है, इसको 653 केल्विन पर निर्जलीकरण हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा, एथीन बनेगा। X2 यानी हैलोजनीकरण अंधेरे में कराओगे तो इसके जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, मतलब ये एक अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ X से प्रतिस्थापित हो जाएगा और प्लस 2HX बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो सारे हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, X2 = Cl ले ली तो इसके द्वारा, तो PCl5 के साथ कराओगे तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये डाईएथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रिया है।
अब हम पढ़ेंगे एपॉक्साइड, यानी टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, एपॉक्साइड है। टॉपिक है एपॉक्साइड। तो देखो अपोक्साइड में क्या करना है आपको, कि अपोक्साइड बोलेंगे किसे, एक साइक्लिक ईथर, जैसे मैंने ये बनाया साइक्लिक ईथर को, रिंग है ये, इसको बोलते हैं अपोक्साइड। अगर 3 मेंबर का ऑक्सीजन है तो इसको नाम होता है ऑक्सीरेन। क्या नेम होता है इसका, ऑक्सीरेन। क्लियर। या इसी को बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन ऑक्साइड। क्लियर है। अब हम इसको बनाने की विधियां पढ़ेंगे, एपॉक्साइड बनाने की विधियां। तो देखो इपोक्साइड बनाने की विधियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन से। तो देखो एल्कीन से कैसे पढ़ेंगे हम, कोई भी एल्कीन हो उस एल्कीन की अभिक्रिया पर अम्लों से करा दो। जैसे मैंने लिया कोई भी एल्कीन ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन है। पर अम्ल क्या होते हैं, RCOO ट्रिपल ऑक्सीजन लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसको हम बोलते हैं पर अम्ल। तो बनता क्या है प्रोडक्ट इसमें, CH3CH जहां डबल बॉन्ड होगा इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा, ऑक्सीरेन बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे, और ये रिएक्शन जो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब अगर आपने सिस एल्किन लिए तो सिस ऑक्साइड बनेगी, ट्रांस लिए तो ट्रांस बनेगी। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कराया रिंग, और यहाँ पे भी क्या डाल दिया, पर एसिड, तो क्या आंसर आ जाएगा, रिंग। ये लो, ये पर ऑक्साइड बन जाएगी। यानी आपको सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड जहां हो उस डबल बॉन्ड के साथ 3 मेंबर रिंग बनानी है। क्लियर है। और आजकल जो पर एसिड होता है यानी RCCOH, इस पर एसिड की बजाय MMPP, इसका नेम होता है मैग्नीशियम मोनोपर ऑक्सीथैलेट। मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट, ये इसका नेम होता है मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट। अगर इसकी बजाय पर एसिड की बजाय इसको लेते हैं तो मतलब मान लो ये मिल जाए आपको RCHR, और इस पे सिर्फ क्या लिख के दे दें, MMPP। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां डबल बॉन्ड होगा उसके ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगी और ये क्या रहेगा, R। तो पर एसिड हो चाहे MMP हो तो उसकी उपस्थिति में इपोक्साइड वलय का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है निकटवर्ती हैलोड्रिन्स। निकटवर्ती हैलोड्रिन्स होते क्या है, जैसे मैंने लिखा CR इसको बोलते हैं हैलो हाइड्रिन।
इस हेलोहाइड्रिन को क्षार की उपस्थिति में रिएक्ट करा दो तो देखो क्या बनेगा, क्षार जैसे आएगा तो ये बनेगा रिंग सी सी ऑक्सीजन आर आर। हुई कैसे, अगर आप इसकी क्रियाविधि देखो तो ये ऐसे था, आर आर ओ एच सी आर आर, ये एक्स, क्षार आएगा क्या करेगा, ये इसको देगा तो बन गया आर सी आर, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा माइनस सी एक्स आर आर। अब क्या होगा, ये रिलीज होके जाएगा तो ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, क्या बन गया आर सी आर, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट होगी, ये आर यार इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इस इपॉक्साइड के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। इपॉक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया में हम वलय को कैसे खुलती है ये पढ़ना है हमें। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अम्ल उत्प्रेरण से वलय का खुलना, यानी हम पढ़ेंगे अम्ल उत्प्रेरण से वलय का खुलना। ये वलय कैसे खुलेगी तो देखो अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। अम्ल उत्प्रेरण से के साथ वलय का खुलना, तो देखो अम्ल उत्प्रेरण में क्या होगा, कोई भी मान लो सपोज करो आपके पास कोई इपॉक्साइड वलय होगी, ठीक, इस इपॉक्साइड वलय की रिएक्शंस आप दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे H2O है या अल्कोहल उसके साथ H2SO4 की उपस्थिति में करा दो तो ये ग्लाइकोल के व्युत्पन्न बनेंगे। क्या बनेंगे, ग्लाइकोल व्युत्पन्न। जब आप इसकी क्रियाविधि देखोगे तो देखो क्रियाविधि में क्या होगा, क्रियाविधि में सबसे पहले जो H2O है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले ही बनाएगा H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। क्लियर है। अब क्रियाविधि जो आप देखोगे इसकी, तो क्रियाविधि में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होता है इपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण। इपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण यानी सबसे पहले इपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण होगा। तो इपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण कैसे करोगे आप देखो, सी सी ऑक्सीजन 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 के पास लोन पेयर, इसकी रिएक्शंस H3O प्लस से कराओगे आप तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, क्या बनेगा सी ऑक्सीजन H, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस क्या रिलीज हो जाएगा H2। दूसरा जो आता है प्रोटोनीकृत, दूसरी उसमें क्या होगा, प्रोटोनीकृत इपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। तो देखो कैसे करना है, ये सी है, ये सी ऑक्सीजन प्रोटोनीकृत इपॉक्साइड ये हो गई, इस पे अब क्या होगा, नाभिक स्नेही H2 होगा, ये अटैक करेगा। तो देखो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, क्या बना सी सी ओ एच
OH, इस पे क्या चार्ज आ गया प्लस, ये इसके साथ कनेक्ट है और ये OH में आ गया। थर्ड जो पॉइंट होगा अब क्या होगा, प्रोटोनीकृत ग्लाइकोल जो बना है, प्रोटोनीकृत ग्लाइकोल का क्या करा दो, विप्रोटोनीकरण। तो देखो क्या होगा, C ऑक्सीजन H, जिस पे क्या चार्ज है प्लस, ये लो क्या बनेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा COH COH और ये चल रहा है, ये लो प्लस वापस क्या रिलीज हो जाएगा H2SO4। इसका H प्लस जो होगा वो वापस से किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस HSO4 माइनस के साथ। अब इसमें एक नोट आता है क्या, अगर इपॉक्साइड वाले असम्मित हो तो नाभिक इसने उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस पर एल्किल समूह की संख्या कम हो। क्लियर, तो देखो कैसे कराओगे आप, एल्किल समूह की संख्या कम, उस पर अटैक करेगा ये। जैसे मैंने ये लिया CS3C CS2O, ये इपॉक्साइड ले ली, इसकी रिएक्शन मैं अभी इसके साथ करा देता हूँ CS3OH और अम्ल की उपस्थिति, यहाँ उपस्थिति होती है देख लेना अम्लों का। तो इसका आंसर क्या आएगा, नाभिक किसने क्या है इसमें अब की बार CS3 माइनस, ये टूटेगा माइनस और प्लस में। तो अब आप इसका अटैक CS3 माइनस का अटैक देखो, यहाँ कार्बन पर ज्यादा एल्किल समूह यहाँ कम है तो इस CS3 माइनस का यहाँ अटैक होगा। तो CS3 इसका तो बना दो OH, तो नाभिक किसने यहाँ है तो CS2O CS3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्षार उत्प्रेरण द्वारा इपॉक्साइड वलय का पढ़ेंगे, ओपन कैसे होती क्षार उत्प्रेरण में। ये तो किसके उत्प्रेरण में थी, आम्ल उत्प्रेरण में। तो हम अब पढ़ रहे हैं, तो देखो क्षार उत्प्रेरण द्वारा कैसे होगा कि प्रबल क्षार कोई भी हो एल्कोक्साइड आयन का, जहाँ हाइड्रोक्साइड और उनकी इपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया से इपॉक्साइड वाले खुल जाती, कैसे होगी, इपॉक्साइड वाले होगी इसका C2H5OH के साथ रिएक्शन कराई। प्रबल क्षार एल्कोक्साइड आयन क्या होते हैं, RO नेगेटिव Na प्लस, R की जगह क्या लिया C2H5O नेगेटिव Na प्लस, ग्लाइकोल व्युत्पन्न बनेंगे। क्रियाविधि में क्या होगा कि इसमें एल्कोक्साइड आयन का सीधे इपॉक्साइड वाले पर आक्रमण होगा, यानी जो ये एल्कोक्साइड आयन है ये वाला, ये सीधा रिंग पर अटैक करेगा। तो ये RO नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर दिया, इस RO का नेगेटिव इस रिएक्शंस के लिए क्या है C2H5O नेगेटिव। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या जुड़ गया OR। अब एल्कोक्साइड आयन विलायक से एक प्रोटॉन ग्रहण करके एल्किल ग्लाइकोल व्युत्पन्न बढ़ाएंगे। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो एल्कोहल ले लो, अभी OH यहाँ के अटैक हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यदि आपके पास कोई भी असम्मित इपॉक्साइड वलय है और वो खुल रही है तो एल्कोक्साइड आयन उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या हो। अम्ल उत्प्रेरण तो एज SN1 टाइप रिएक्शंस होती है, जबकि ये SN2 टाइप रिएक्शंस होती है। तो इस पे हम अटैक करेंगे तो देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ CH2 है, यहाँ CH पे CH3 है, तो इसका जो अटैक होगा ये एल्कोक्साइड आयन है, तो जहाँ कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या, यानी यहाँ पे जहाँ कुछ भी कार्बन नहीं जुड़ा तो यहाँ अटैक होगा। तो CH2 के साथ मैंने क्या जोड़ा,
इसका OC2H5 जोड़ दिया और ये क्या बच गया CH के साथ इसका क्या बनता है OH और ये CH3। तो ये क्षार उत्प्रेरण द्वारा वलय का खुलना हो गया। अब इसके बाद हम इपॉक्साइड वलय की ग्रीनर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखो वो कैसे होती है। यह है इपॉक्साइड वलय की ग्रीनर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ये आपने पहले पढ़ी हुई रिएक्शंस है। तो देखो ये इपॉक्साइड वलय है, इसका ग्रीनर अभिकर्मक के साथ रिएक्शंस होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, R पे नेगेटिव चार्ज आएगा Mg+X इस पे प्लस चार्ज आएगा तो इसका क्या जुड़ जाएगा R इस कार्बन पे, और नेगेटिव इसका जल अपघटन करा दो RCH2CH2OH आंसर। यदि इपॉक्साइड वलय असममित हो ग्रीनर अभिकर्मक का R उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस पर एल्किल समूह की संख्या कम हो। यानी मतलब जब आप इपॉक्साइड वलय पर ग्रीनर अभिकर्मक की अभिक्रिया कराओगे तो सेम क्षार उत्प्रेरण वलय जो खुल रही थी उसके तरह आक्रमण होगा। तो क्या बनेगा, देखो अब इधर कोई नहीं है तो इस पर CH3 का अटैक होगा। भाई ये आपके पास ये इपॉक्साइड के कार्बन हो गए। अब इधर पे तो एल्किल समूह है CH3 जबकि यहाँ नहीं है, तो इस पे जो R होगा वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो देखो इस पे अगर लिया, इसका अब क्या बन जाएगा OH और ये CH3। तो ग्रीनर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ये यूनिट आपकी अब खत्म हो गई है, अल्कोहल फिनॉल ईथर।